तो ध्यान देना बच्चों लोग, इस सेशन में हम लोग नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं। नाइट्रिक एसिड को बनाओगे कैसे, ठीक है, और इसका रिएक्शंस के बारे में लोग जानेंगे। ध्यान देना, आपके सामने नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, मैं भी बना दे रहा हूँ आपके लिए। नाइट्रिक एसिड में क्या होता है कि ऐसा कुछ होता है, एक डबल बॉन्ड, एक कोवेलेंट बॉन्ड और एक OH होता है, एक OH होगा, ठीक है। OH यहाँ पे बना के दिया हुआ है, ठीक। अब ध्यान देना, तो नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन करते हैं लेबोरेटरी में। तो लैब में कैसे बनाते हैं उसको, तो हम क्या करते हैं, आपके पास नाइट्रेट आयन होना चाहिए, नाइट्रेट आयन। तो नाइट्रेट आयन कहाँ से हमको मिलेगा, तो हम लोग लैब में जो लेते हैं, या तो लेंगे पोटेशियम नाइट्रेट से लेंगे, या लेंगे हम लोग सोडियम नाइट्रेट से लेंगे, सोडियम नाइट्रेट से। उसको हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। कौन सा, कॉन्सेंट्रेटेड। तो हीट नहीं करेंगे, बस इसको मिक्स करेंगे। तो चूंकि कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड है, तो कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड ऑलरेडी आपको हीटिंग दे देगा। तो इसको मिक्स करोगे तो हुआ क्या, इससे नाइट्रेट आयन ब्रेक कर जाएगा नाइट्रेट आयन में और सोडियम प्लस में। यहाँ देखोगे, यहाँ पे H2SO4 है, उसमें से क्या मिलेगा, H प्लस मिलेगा। तो H प्लस मिलेगा, प्लस क्या बनेगा, HSO4 माइनस बनेगा। इसमें ये H प्लस यहाँ अटैक कर लेगा और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो आपका बस आयन का एक्सचेंज हो जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि H2SO4 का एसिडिटी आपके नाइट्रिक एसिड से ज्यादा होता है। तो H2SO4 डालोगे तो H2SO4 खुद को ब्रेक कर लेगा और नाइट्रिक एसिड को बना देगा, क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या होता है, H2SO4 के रिस्पेक्ट में वीक होता है, इसलिए ये H2SO4 नाइट्रिक एसिड को बनाने में आपको हेल्प कर देगा, ठीक है। ये ध्यान आप लोग ध्यान में। चलो, लार्ज स्केल में कैसे बनाते हैं, तो इसको अगर इंडस्ट्रियल स्केल पे बना देखोगे तो हम लोग, एक प्रोसेस होता है ओसवाल्ड मेथड, ठीक है। उस प्रोसेस को हम लार्ज स्केल पे बनाते हैं। इसमें किया क्या जाता है, तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं हम लोग पहले अमोनिया का ऑक्सीडेशन करते हैं। अमोनिया का ऑक्सीडेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम या फिर रोडियम। ये कैटलिस्ट होता है, तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या करेंगे, उसका ऑक्सीडेशन करेंगे। तो ऑक्सीडेशन करते हैं तो होता क्या है, क्या बनता है आपका, NO बनता है। क्या बनता है, NO बनता है, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म करता है। क्या बनता है, आपका नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है। अब क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। क्या होता है, रिएक्टिव होता है। इसको जब मौका मिलता है ना, तो ये क्या होता है, एटमॉस्फेयर के O2 से रिएक्ट करके खुद को भेजता है, NO2 भेजता है, ठीक। तो जैसे बनता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, कलरलेस गैस होता है। क्या होता है, कलरलेस गैस होता है। जैसे बना तो क्या होगा, ये एटमॉस्फेयर से तुरंत कंबाइन करता है O2 से, आपको बन जाएगा NO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, N2 बन जाएगा। जो N2 गैस बना, तो वाटर में डिजोल्व करके क्या देगा, आपको दे देगा नाइट्रिक एसिड। क्या दे देगा, नाइट्रिक एसिड दे देगा। वाटर में डालने से क्या बन गया, नाइट्रिक एसिड बन चुका है, ठीक। और यहाँ पे एक NO गैस बनता है। इसको फर्दर आप क्या करते हो, फर्दर इसको आप रिसाइकिल करके यहाँ पहुंचा देते हो, मतलब यहाँ पे इसको पहुंचा दिए, यानी फिर से इसको रिसाइकिल कर सकते हो आप लोग। NO जो बन रहा है उसको रिसाइकिल बैक कर दिया जाता है, ठीक है। अब ध्यान ना, जो HNO3 बना उसमें वाटर भी है, तो अगर आप उसको अगर सोचोगे वाटर को निकालना, मेरे को वाटर को निकालना, तो आप क्या करोगे, हीटिंग करोगे। हीटिंग करोगे यानी क्या करोगे, डिस्टिलेशन प्रोसेस करोगे, डिस्टिलेशन प्रोसेस करोगे। डिस्टिलेशन करने से क्या होगा, आपका नाइट्रिक एसिड से वाटर बाहर निकलेगा। लेकिन ऐसा करने से आप लास्ट कहाँ तक पहुंचोगे, तो लास्ट पहुंचोगे 68% तक। यानी डिस्टिलेशन मेथड से आप नाइट्रिक एसिड वाटर को सेपरेट करोगे तो 68% तक ही आप जा पाओगे। यानी आपका नाइट्रिक एसिड 68% कंट्रीब्यूशन होगा परसेंटेज वेट में। उसके बाद फर्दर आप इसको इंक्रीज नहीं कर सकते, यानी ये जो परसेंटेज है ये फर्दर इंक्रीज नहीं होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 68%, यानी आप पढ़े होगे, क्या पढ़े हो, आपको पढ़ाया होगा एजेट्रॉप सॉल्यूशन चैप्टर में। तो नाइट्रिक एसिड और वाटर एक एजेट्रॉप फॉर्म करता है। कब फॉर्म करता है बच्चों लोग, जब नाइट्रिक एसिड का जो परसेंटेज होता है 68% होता है परसेंट वेट में, और वाटर कितना होता है 32% होता है। इस पॉइंट में क्या बनेगा, दोनों एजेट्रॉप बन जाएगा। तो एजेट्रॉप बनने के बाद डिस्टिलेशन मेथड से दोनों को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो देखो कहीं ना कहीं जो हम लोग सॉल्यूशन में पढ़े थे उसका एप्लीकेशन यहाँ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपको बताएगा नहीं कि क्यों ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ तक ही क्यों जाएंगे, इसके आगे क्यों नहीं होंगे। तो आपको बुक को ऐसा पढ़ना है कि रीजन आउट करना है। आपके एनसीईआरटी में जो है कंटेंट उसको रीजन आउट करने की कोशिश करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारा रीजन आपका निकलेगा केमिकल बॉन्डिंग से, फिजिकल केमिस्ट्री से पढ़ के उससे आपका रीजन निकलेगा, क्या निकलेगा आपका पीरियोडिसिटी से। तो सारा रीजन आपको वहां से निकालना है। तो आपने आपको रीजनिंग करने के लिए सोचना करना कि आप रीजनिंग कैसे करोगे, ठीक है। 68% से फर्दर इसको अगर आपको कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करना है
98% तो आप अचीव कर सकते हैं थ्रू डिहाइड्रेशन मेथड। हम क्या करते हैं, उसमें H2SO4 ऐड करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करेंगे, तो क्या होगा, वाटर कंटेंट को निकालेगा, वाटर कंटेंट को क्या करेगा, निकालेगा, ठीक है। यानी वाटर कंटेंट को क्या करेगा, उसमें से अब्सॉर्ब कर लेगा। तो उस तरह से आप 98% तक आप पहुंच सकते हो। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि डिस्टिलेशन करके कितना परसेंट पहुंचोगे, तो बोलोगे 68% तक जा सकता है, क्योंकि 68% पॉइंट के बाद क्या होता है, आपका एजेट्रोप फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जब एजेट्रोप फॉर्मेशन हो जाएगा, उसको फर्दर आप सेपरेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये रहेगा नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन के बारे में। अब ध्यान देना, नाइट्रिक एसिड का प्रॉपर्टी अगर हम बात करते हैं, पहला होगा हम लोग का फिजिकल प्रॉपर्टी। ध्यान रखो, चलो हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी का, तो क्या होता है, एक कलरलेस लिक्विड होता है। क्या होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, ठीक है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है 231 के आसपास, बॉइलिंग पॉइंट होता है 3.5.6 के आसपास। तो आपका डेटा याद नहीं रखना है, बस याद रखना कि हाँ ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर से ज़्यादा होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। नहीं सॉरी, इसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम है, 373 वाटर का होता है, इसका 355 है, ठीक है। तो वाटर के रिलेटिव में इसको बस याद रखो। अब क्या है, लेबोरेटरी ग्रेड नाइट्रिक एसिड जो होता है, उसमें 68% होता है नाइट्रिक एसिड बाई मास, ठीक है। उसका ग्रेविटी है यानी डेंसिटी होता है 1.504। ध्यान ना, गैसेस स्टेट में क्या होता है, आपका जो H1 3 होता है वो एग्जिस्ट करता है प्लेनर मॉलिक्यूल। प्लेनर मॉलिक्यूल क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो इसमें हाइब्रिडेशन होता है sp2 होता है। क्या होता है, sp2 होता है। तो sp2 होगा तो नाइट्रोजन के अबाउट आपका सिस्टम क्या होगा, प्लेनर होगा। क्या होगा, प्लेनर होगा। एक्वा सॉल्यूशन में बात कर रहे हैं, तो एक्वा सॉल्यूशन में क्या होता है, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड का बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का बिहेव करता है और अपना H+ आयन लूज करता है, जिसको वाटर क्या हो एक्सेप्ट करेगा, तो आपका HCO+ बनेगा और आपका नाइट्रेट आयन का क्रिएशन होता है, ठीक। अब ध्यान देना, जो आपका नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाइट्रिक एसिड जो, ध्यान देना, नाइट्रिक एसिड क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो नाइट्रिक एसिड जो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा और ऑलमोस्ट सारे मेटल से रिएक्ट करता है एक्सेप्ट गोल्ड एंड प्लेटिनम। गोल्ड एंड प्लेटिनम क्या होता है, इनर्ट मेटल होता है, उसको अटैक नहीं कर पाता है। नहीं, उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा ऑलमोस्ट सारे मेटल पे अटैक करेगा, ठीक है। और जिसका जो प्रोडक्ट फॉर्म करता है, जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, वो डिपेंड करता है कि एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, डाइल्यूट है कि डाइल्यूट नहीं है, ठीक है, टेम्परेचर कैसा है, एंड नेचर ऑफ मेटल कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर बात करते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का, तो एक क्या करता है, नॉन मेटल को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, नॉन मेटल को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। और अब ध्यान देना, तो हम लोग पहले कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का जितना भी रिएक्शन पॉसिबल हो आपके सामने लिखा हुआ है कि क्या होता है, ध्यान देना। तो पहले हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो है, उसके रिएक्शन को आपके सामने लिखते हैं। तो ध्यान दो, चलो तो यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, ठीक है। इस टेबल में देखो कि मेटल रहेगा तो क्या रिएक्शन होगा, ध्यान देना। पहले मेटल का बात करते हैं, पहले मेटल का बात कर लेते हैं। तो बोला गया है टाइप ऑफ मेटल। तो अगर मेटल का जो, अगर SRP का मतलब होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एज पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसको आप लोग कहाँ पढ़े हो, तो आप सब पढ़े हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। कहाँ पढ़े हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, स्टैंडर्ड नेगेटिव मतलब जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा। और पढ़ो ना, हाइड्रोजन का क्या होता है, तो हाइड्रोजन का यूनिट वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। नेगेटिव किसका होगा, जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो हाइड्रोजन से जो ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, उसका नेगेटिव होता है, और जो नीचे रहेगा उसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव का मतलब जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो अगर वो मेटल रहेगा और आपका नाइट्रिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, एक कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, नाइट्रिक एसिड यानी कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करोगे तो क्या होगा, तो ध्यान देना। अगर आपका मेटल का SRP नेगेटिव है, यानी उसका रिएक्टिविटी क्या होगा, हाइड्रोजन से ज्यादा होगा। यानी हाइड्रोजन से क्या होगा, मेटल का रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होना चाहिए। उस केस में आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म करता है, तो आपका बनेगा मेटल नाइट्रेट बनेगा, मेटल नाइट्रेट बनेगा और NO2 गैस रिलीज होगा, NO2 गैस रिलीज होगा। आपको याद रखना है, ठीक। अगर आपका मेटल होगा पॉजिटिव SRP का, ठीक है,
एंड उसमें लेड भी ले लिया, लेड का एसआरपी नेगेटिव होगा क्योंकि लेड का जो रिएक्टिविटी है वो हाइड्रोजन से कम होता है, लेकिन इसमें लेड को इंक्लूड कर लिया, इसमें लेड को इंक्लूड कर लिया है। तो आपका मेटल अगर पॉजिटिव एसआरपी का होगा यानी कॉपर के, यानी इससे हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होगा, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होगा, लेकिन उसमें लेड को इंक्लूड कर लिया, लेड को इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, इसमें क्या करेगा, इसमें आपका अगर आपका एसिड कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो उसमें बनेगा मेटल नाइट्रेट बनेगा और प्लस N2 गैस होगा, याद रखना आप। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर बात करते हैं मेटलॉइड का, मेटलॉइड मतलब क्या होता है जी यार, मेटलॉइड का मतलब क्या होगा, Sb होगा, आर्सेनिक होगा। ठीक है, ऐसे मेटलॉइड हो गया। एन नॉन मेटल NSN, तो नॉन मेटल भी ले लो इसमें, और SN ले लो, SN मतलब टिन मेटल है उसको ले लिया गया। तो इनको जब आप कॉन्कनेटिक से ट्रीट करते हो ना तो इसमें क्या बनता है, तो ध्यान देना, इसमें क्या बनता है, इसमें बनता है इक एसिड। इक एसिड का मतलब समझ, आपको जैसे बोला जाएगा H2SO4, H2SO4 का नाम क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो इक एसिड का मतलब समझ, जब बोलते हैं इक एसिड तो इसका इक एसिड का मतलब समझ, हर एसिड का अपना एक बेस होता है। जैसे बोलेंगे सल्फर का इक एसिड क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड। फॉस्फोरस का होता है, क्या बोलोगे, फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4, इनका इक एसिड होता है। ठीक है, अगर बोलेंगे कार्बन के लिए इक एसिड क्या होता है, क्या बोलोगे, कार्बोनिक एसिड, H2CO3। ठीक है, नाइट्रोजन के लिए क्या होगा, तो क्या बोलोगे, नाइट्रिक एसिड, HNO3। तो इक एसिड का मतलब ये होता है। अब ध्यान देना, जब भी कोई नॉन मेटल रहेगा ना, जब भी कोई नॉन मेटल रहेगा, जैसे सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन तो छोड़ ही दो, तो इस नॉन मेटल में अगर आप डालोगे नाइट्रिक एसिड तो क्या होगा, उसका इक एसिड बनेगा, नहीं सल्फर को भेज देगा सल्फ्यूरिक एसिड में, फॉस्फोरस को भेज देगा फॉस्फोरिक एसिड में। ठीक है, तो नॉन मेटल के साथ ऐसे रेट करता है। कार्बन के साथ क्या होता है कि कार्बन से क्या भेजेगा, तो बनेगा कार्बोनिक एसिड। अब जो कार्बोनिक एसिड ये होता है, ये अनस्टेबल होता है, ये उतना स्टेबल नहीं होता है, तो क्या होता है, ये ब्रेक कर जाएगा। तो H2CO3 अगर फॉर्म करेगा भी तो ब्रेक कर जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाता है आपका H2SO2 में ब्रेक कर जाता है। ये कार्बोनिक एसिड बनाता है लेकिन ब्रेक करके फर्दर क्या बन जाएगा, H2SO2 बन जाता है। ठीक है, और बोलेंगे आयोडीन होगा तो क्या करोगे, आयोडीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, इन सब का इक एसिड क्या होता है, बनता है HXO3, यानी जैसे आई रहेगा तो क्या बनेगा, HiO3 बनेगा। सील में क्या बनेगा, HCl3 बनेगा, क्लोरिक एसिड। बियर में क्या बनेगा, HBRO3 बन जाएगा। तो आपको एक एसिड बनाना है। ठीक है, ये होगा नॉन मेटल के बारे में। इसमें अगर मेटलॉइड होगा तो मेटलॉइड जैसे मान लेते हैं फॉस्फोरस का फैमिली है, तो फॉस्फोरस में क्या होता है, आर्सेनिक होता है, Sb होता है, तो इन सब में भी सेम बनेगा। फॉस्फोरस बना फॉस्फोरिक एसिड, तो आर्सेनिक को भेजे कहाँ भेजेगा, आर्सेनिक एसिड में। H3SO4 फॉर्मूला फॉस्फोरिक की तरह रहेगा, फॉर्मूला उसका फॉस्फोरिक एसिड से आप सोच सकते हो। Sp से कौन सा एसिड बनाएगा, तो H3SbO3 बनेगा, H3SbO3 बनेगा। तो आप सिंपली इनको ऐसे सोच सकते हो। ठीक है, अगर बात करते हैं टिन का, एसिन का, तो एसिन जो होता है, एसिन कार्बन फैमिली में होता है, इसका भी एसिड बनेगा। तो इसका एसिड क्या होता है, कार्बोनिक एसिड को से हिंट ले ले, क्या बनेगा, H2 बनेगा, एसिन बनेगा, O3 बनेगा। स्टैनिक एसिड क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टैनिक एसिड। ऐसा सोच सकते हो आप। ठीक है, यही चीज यहाँ पे समझने की कोशिश किया गया है कि जब भी आपके पास कोई नॉन मेटल होगा या मेटलॉइड होगा, उसमें डालोगे आप क्या, उसमें डालोगे आप कॉन्क नाइट्रिक एसिड, तो क्या बनेगा, तो आपका बनेगा चलो इक एसिड बनेगा, इक एसिड बनेगा और प्लस N2 गैस निकलेगा। ये ध्यान देना। ठीक, ये आपका सारा, अगर नाइट्रिक एसिड के केस में सारा चीज आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, कौन सा केस में, जब नाइट्रिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, कॉन्सेंट्रेटेड हो। ठीक है, इतना क्लियर रहना। अगर मान लेते हैं कि नाइट्रिक एसिड को आप डाइल्यूट कर दोगे, ठीक है, तो डाइल्यूट में क्या होगा, तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में ध्यान देना कि अगर आपका मेटल होता है नेगेटिव एसआरपी का, अगर मेटल होगा नेगेटिव एसआरपी का, उस केस में आपका मेटल नाइट्रेट बनेगा और इसमें NO2 नहीं, N2 कौन सा गैस निकलेगा, N2 गैस निकलेगा। ये ध्यान देना। मेटल अगर पॉजिटिव एसआरपी का रहेगा, लेड रहेगा, तो क्या बनेगा, आपका मेटल नाइट्रेट बनेगा और आपका NO गैस निकलेगा। क्या गैस निकलेगा, NO गैस निकलेगा। ठीक, और अगर मेटलॉइड या नॉन मेटल है या टिन है, तो ये सब क्या होगा, ये सब रिएक्शन नहीं करेगा, ये सब करेगा नो रिएक्शन। क्या होगा, नो रिएक्शन। कब, जब नाइट्रिक एसिड क्या हो, डाइल्यूट हो। ठीक है, सिमिलरली बात करते हैं हम लोग, अगर आपका नाइट्रिक एसिड वेरी डाइल्यूट हो, अगर नाइट्रिक एसिड आपको बहुत ज्यादा डाइल्यूट होगा, तब क्या करेंगे, तो उस केस में आपका इस केस में क्या बनेगा, मेटल नाइट्रेट बनेगा
और बनेगा अमोनियम नाइट्रेट। क्या बनेगा? अमोनियम नाइट्रेट। क्या बनेगा? अमोनियम नाइट्रेट। तो मेटल नाइट्रेट के साथ क्या बनेगा? अमोनियम नाइट्रेट बनेगा। बाकी अगर पॉजिटिव सल्फर का मेटल होगा तो उस केस में नो रिएक्शन, और मेटलॉइड वाले केस में क्या होगा? नो रिएक्शन। ये ध्यान देना। अब इसका एग्जांपल क्या है कि टेबल आपको ढंग से याद है तो आप सारे रिएक्शन आप फटाफट सोच सकते हो, मतलब आपको रिएक्शन रटने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे बात करते हैं जिंक का, तो जिंक का रिएक्टिविटी क्या है? तो जिंक का रिएक्टिविटी क्या होता है? हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। इसमें अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालोगे तो क्या बनेगा? जिंक नाइट्रेट बनेगा और प्लस N2 गैस निकलेगा, यानी ये वाला केस है। और अब कॉन्क डालोगे, कॉन्क, तो कॉन्क मतलब ये वाला केस है, तो क्या बनेगा? जिंक नाइट्रेट बनेगा और प्लस NO2 बनेगा। ठीक। और अब कॉपर का बात करते हो तो कॉपर कौन सा मेटल है? तो कॉपर इस केस में आएगा, पॉजिटिव सर्किल में आ जाएगा। उसमें आप डायरेक्ट नाइट्रिक एसिड डालोगे तो क्या बनेगा? कॉपर नाइट्रेट बनेगा और प्लस NO गैस निकलेगा। ठीक है, यानी यहाँ वाला केस का बात कर रहे हैं। और कॉन्क में डालोगे तो क्या बनेगा? कॉन्क में ये वाला केस बनेगा, यानी मेटल नाइट्रेट फॉर्म करेगा और NO गैस निकलेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देना आप लोग। जनरली क्या होता है? जनरली आप लोग पढ़े हुए ना, जब भी कोई मेटल होता है तो मेटल प्लस एसिड क्या बनना चाहिए? तो आप लोग पढ़े होंगे मेटल प्लस एसिड क्या होना चाहिए? तो ये मेटल प्लस एसिड बनता है, सॉल्ट बनता है और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलना चाहिए, प्लस आपका हाइड्रोजन गैस निकलना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है। नाइट्रिक एसिड जो होता है, अगर नाइट्रिक एसिड का हम बात करते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है। क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एसिड इतना होता है कि जो H2 यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, इसको ऑक्सीडाइज करके वाटर में भेज देता है। क्या भेजता है? वाटर में भेज देता है, तो ऑक्सीडेशन कर देता है इसका। यानी यहाँ पे H2 गैस निकलता है, बट नाइट्रिक एसिड क्या करेगा? उसका ऑक्सीडेशन करके भेज देगा H2O में, यानी इसको वाटर बना देगा। यानी नाइट्रिक एसिड के साथ आपका H2 गैस निकलना बहुत मुश्किल है, H2 गैस नहीं निकलता है, यानी कोई मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस निकाल नहीं पाएगा, याद रखना। इसमें कुछ एक्सेप्शन होता है। कौन होता है? MnMg। ठीक है, तो MnMg दो ऐसा एलिमेंट होता है बच्चे लोग। कौन सा बात कर रहे हैं बच्चे लोग? MnMg का। ठीक है, MnMg ये दो ऐसा एलिमेंट होता है जो वेरी डायलूट नाइट्रिक एसिड जब डालोगे, HNO3 के साथ डालोगे, उसमें क्या करेगा? उसमें हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो Mn और Mg वेरी डायलूट नाइट्रिक एसिड का रेट करके हाइड्रोजन गैस को निकाल सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कभी का क्वेश्चन पूछा है कौन सा मेटल H2 गैस निकाल सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा होना चाहिए? MnMg होना चाहिए, MnMg होना चाहिए। ठीक है, उसको हम टेबल में लिख चुके हैं। यहाँ पास एक और टेबल लिया हुआ है, यहाँ ध्यान देना, आपको दिखेगा यहाँ पे MnMg। यहाँ देखो यहाँ पे MnMg। ठीक है, तो अगर नाइट्रिक एसिड बहुत डाइल्यूट होगा उसको, उसमें MnMg क्या होता है? H2 गैस निकालता है, H2 गैस निकालता है। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे एक और टेबल है, तो इसको भी दिमाग में थोड़ा सेट कर लेना। सेम ही चीज़ है, अलग तरीके से लिखा हुआ, है। ठीक है, इसके अलावा आप देखो जो पिछला टेबल हम लोग पढ़े थे उसको उसको अप्लाई भी करके दिखाया था आपको। यहाँ देखो नॉन मेटल पे अगर रिएक्शन दिखाया हुआ है, यहाँ देखो यहाँ पे नॉन मेटल के साथ रिएक्शन दिखाया हुआ, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन दिखाया हुआ है। यहाँ पे एसिड कॉन्सेंट्रेटेड है और यहाँ पे जनरली क्या है सर? नॉन मेटल है। तो अगर मान लीजिए जिंक मेटल है तो जिंक का तो रिएक्शन लोग कवर कर लिए, जिंक जाएगा जिंक नाइट्रेट में कॉन्क के साथ और निकलेगा N2 गैस निकलेगा बाहर। कॉपर के साथ क्या बनेगा? तो कॉपर नाइट्रेट फॉर्म करता है, प्लस N2 गैस निकलेगा। कार्बन के साथ क्या बनता है चलो, तो आपको बता चुके हैं कि कार्बन के साथ क्या बनेगा। तो कार्बन के साथ बनेगा आपका कार्बोनिक एसिड, जो कि ब्रेक कर जाता है किसमें? H2NCO2 में ब्रेक कर जाता है। ठीक है, बोरोन नॉन मेटल है तो क्या बनेगा? बोरिक एसिड बनेगा, बोरिक एसिड। फॉस्फोरस फॉस्फोरिक एसिड। आर्सेनिक के साथ सेम Sb, सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड, Sn स्टैनिक एसिड, आयोडीन आयोडिक एसिड। H2S के साथ बनेगा सल्फर बनेगा, SO2 को भेज देगा सल्फेट में। ठीक है, H2 को भेज देगा सल्फेट में। और जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट को ऑक्सीडाइज करके बनाता है ये वाला एसिड, ये आप ध्यान देना। ठीक है, तो ये आपको इतना सारा रिएक्शन है जिसको आपको याद करना है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन जो होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है आपको बोर्ड्स के लिए भी, आपके कॉम्पिटिशन के लिए भी। ठीक है, ये ध्यान देना। अब पॉइंट ये आता है कि इसमें और एक और चीज ध्यान देना कि कुछ मेटल जो होता है ना, कुछ मेटल जो होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से क्या होता है? रिएक्शन करने से ब्लॉक करेगा। तो हम लोग बात क्या करें चलो, कुछ जो मेटल होता है वो कॉन्क नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन को से क्या करेगा? खुद को ब्लॉक करेगा। एग्जांपल देता था आपको, क्या देना? सम मेटल पैसिव
ठीक है। सम मेटल्स आर पैसिव विद कॉन्क नाइट्रिक एसिड। कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड क्या होता है, पैसिव होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या करता है, उनके ऊपर में एक ऑक्साइड का लेयर बना देगा, उनके ऊपर में ऑक्साइड का लेयर बन जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड फॉर्मेशन। ठीक है। और ऑक्साइड का फॉर्मेशन ऊपर में हो जाएगा तो फिर से वो अंदर वाले मेटल को अप्रोच करने देगा नहीं, तो अंदर वाला मेटल क्या होगा, रेट हो नहीं पाएगा। इसमें कौन कौन होगा लिस्ट में याद रखना, आपका होगा गैलियम होगा, आयरन होगा, कोबाल्ट होगा, निकल होगा, क्रोमियम होगा और एल होगा। ठीक है। तो यहाँ पे गैलियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम, एल्युमिनियम। ठीक। इसको याद कैसे करना है, तो एक छोटा सा निमोनिक्स है। ठीक है। तो आप लोग अपना निमोनिक्स बना सकते हो। उसको याद कैसे करेंगे, तो आप लोग पता है कि अभी मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। ठीक है। तो स्वच्छ भारत अभियान में क्या होता है कि जो कचरा उसको बाहर नहीं फेंकना होता है, आपको डस्टबिन डालना है। उसको आप ऐसे लिख सकते हो, जीए से मतलब किसी का नाम लिख सकते हो जो आपको नाम पसंद हो। जैसे मान लो जीए से बोल दिए गणेश। ठीक है। तो गणेश हो गया। गणेश फेंको एन से हो जाएगा नहीं, कचड़े आलू, यानी कचड़े आलू को बाहर नहीं फेंकना है। ठीक है। तो ये आप सोच सकते हो। इससे बेटर निमोनिक्स आप बना सकते हो तो आप हमको बता देना। ठीक है। इस तरह से आप लोग को सारा एलिमेंट याद रहेगा कि किस किस में आपका जो नाइट्रिक एसिड है पैसिविटी शो करता है, पैसिविटी शो करेगा। ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या होता है आपका बोर्ड्स में, क्या होता है ना, बोर्ड्स में आपके बोर्ड एग्जाम में आपको जब रिएक्शन पूछेगा तो आपको बैलेंस करना होता है। तो जैसे मान लीजिए बोर्ड्स में ऐसा बोल दिया कि कॉपर प्लस डायरेक्ट नाइट्रिक एसिड से क्या बनेगा, तो अगर आप ऐसा लिख के आया तो ना, आप ऐसा लिख दोगे कि कॉपर नाइट्रेट फॉर्म करेगा और एनओ बनेगा, इतना तो आप बना लिख लिए। इसमें आपको नंबर आधा नंबर देगा आपको बैलेंस, क्योंकि इसमें आप बैलेंस नहीं किया ना तो आपको नंबर पूरा नहीं मिलेगा, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ध्यान देना, बैलेंसिंग करने के लिए बहुत सिंपल है, आप लोग पढ़े होगे रेडॉक्स मेथड, तो वही अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो उस मेथड से अप्लाई करके इसको आप बैलेंस करोगे। तो आपके सामने मैं दो रेशो को बैलेंस कर दिखाता हूँ। ठीक है। कॉपर वाले दोनों रेशो को मैं बैलेंस कर देता हूँ। सेम तरीके से आप लोग क्या करना, जिंक वाले रेशो को बैलेंस करना। एनसीडी में कॉपर एंड जिंक का दिया हुआ। ठीक है। कॉपर का डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में एंड कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड में मैं बैलेंस कर देता हूँ। ठीक है। आप लोग क्या करना, सेम क्वेश्चन को जिंक वाले में बैलेंस करके देखना कि आपसे बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। चलते हैं पहले आपके साथ इस रेशो को बैलेंस करते हैं इसको। तो ध्यान देना, कॉपर है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है आपके पास। पहले आप क्या करना, प्रोडक्ट को बना देना, प्रोडक्ट क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट बनेगा। ठीक है। और प्लस क्या बनेगा आपका, एनओ बनेगा। ठीक। अब यहाँ पे काम करते हैं, तो यहाँ पे कॉपर देखो, यहाँ पे जो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक क्या है यहाँ पे +2 है और यहाँ पे क्या है 0 स्टेट है आपका। नाइट्रिक एसिड देखोगे तो नाइट्रिक एसिड में एन का स्टेट +5 होता है और यहाँ पे एन का स्टेट क्या +2 है। अब ध्यान देना, आपका नाइट्रोजन दो जगह पे है, दो जगह कहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, यहाँ और एक यहाँ। तो यहाँ से जब जाएगा तो यहाँ +5 है, +5 से यहाँ क्या +2 में, और यहाँ वाला एन क्या +5 स्टेट में है, यहाँ वाला एन क्या है +5 स्टेट में है। तो आपका ऑक्सीडेशन से चेंज कहाँ कर रहा था, ऑक्सीडेशन से चेंज यहाँ कर रहा है, इसके साथ यहाँ पे चेंज कर रहा है। जहाँ पे चेंज करेगा वहीं पे मेरे को फोकस करना है। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ, कितने का, 2 इलेक्ट्रॉन उसमें लॉस किया है। नाइट्रोजन जो है रिड्यूस हुआ है, नाइट्रोजन क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो पहले गेन लॉस को देख लेना आप, और इस गेन लॉस को बराबर करना है, तो बराबर करने के क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 यहाँ भी आ जाएगा और 3 यहाँ भी आ जाएगा, और जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आपका यहाँ भी आ जाएगा, 2 आपका यहाँ भी चला जाएगा। इसके बाद नीचे लेते हैं, इसके बाद रेशो को नीचे लेके दिखा देते हैं। तो अल्टीमेटली इतना करने के बाद क्या हो चुका है, तो 3 कॉपर हो चुका है आपके पास, प्लस 2 H3 हो चुका है। ठीक है।
तो क्वेश्चन हो चुका है। यहाँ क्या है, राइट साइड में क्या है, 3 कॉपर नाइट्रेट है और प्लस 2 NO है। तो ध्यान देना, यहाँ जो हम बात करें 2 नाइट्रिक एसिड का बात कर रहे हैं ना, ये जो नाइट्रिक एसिड यहाँ पे डाला गया है, ये नाइट्रिक एसिड इसके लिए है, इसके लिए है, इसके लिए है, ठीक है। और कॉपर और ये वाला NO बैलेंस हो चुका है। अब ध्यान देना, यहाँ पे एक्स्ट्रा नाइट्रेट है। अब एक्स्ट्रा नाइट्रेट है तो वो इसमें तो कोई ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है ना, इसमें +5 शेड में, यहाँ +5 शेड में है। तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टोटल कितना नाइट्रेट है, यहाँ पे 6 नाइट्रेट है, तो 6 नाइट्रेट के लिए हम एक्स्ट्रा क्या करेंगे, एक्स्ट्रा 6 HO3 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो ये ना, चूंकि इस नाइट्रेट का ऑक्सीडेशन चेंज नहीं हुआ था, तो सिंपली नाइट्रिक एसिड से आएगा। तो 6 नाइट्रिक एसिड इसलिए ऐड किया गया था कि यहाँ पे 6 नाइट्रेट को हम बैलेंस कर सके, ठीक है। अब हम वाटर का बात करते हैं, तो बाकी H और O बैलेंस नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे कितना H है, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 2 H है और यहाँ पे 6 H आ गया, तो कितना H हो गया, 8 H हो गया। राइट में हाइड्रोजन नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, अब 4 H डाल देना, 4 H डाल देना। अब देखो आपका, तो आपका हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है। अब आप देखना, आप O को चेक कर लो, तो यहाँ पे आपका राइट में कितना O है, तो राइट में देखो, तो यहाँ पे, यहाँ से 2 है, यहाँ से 4, 6 हुआ। और यहाँ से कितना, तो यहाँ से आपका आई थिंक 6 और 3 18, यानी कितना है, टोटल आपका 24 हो चुका है। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 18 है, तो यहाँ भी क्या 24 हो चुका है। तो आपका ऑक्सीजन भी क्या है, ऑक्सीजन भी 24 दोनों से हो चुका है। इन दोनों से क्या होगा, एरिएशन बैलेंस हो चुका है, ठीक है। तो इससे आपको सोचना है, ठीक। अगर हम सेकंड रिएक्शन का बात करते हैं बच्चे लोग, सेकंड रिएक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कॉपर प्लस कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो पहले आप प्रोडक्ट को लिख लो, प्रोडक्ट क्या है, कॉपर नाइट्रेट है प्लस NO2 है। फिर क्या करना है यार, आपका ऑक्सीडेशन से चेंज कहाँ कर रहा है, यहाँ पे देखोगे, ये प्लस 0 शेड था, ये +2 में गया, यहाँ कॉपर में अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पे 2 का लॉस। यहाँ +5 था, यहाँ पे क्या +4 है, यहाँ पे लॉस कितने का, 1 का। अब दोनों लॉस गेन को बराबर करना, तो क्या होगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2 यहाँ भी होगा, 2 यहाँ भी होगा। इसके बाद अब रिएक्शन को दोबारा लिखते हैं, कॉपर प्लस 2HNO3 gives 2 copper nitrate एंड यहाँ पे 2NO2 होगा, यहाँ पे 2NO2 होगा, 2NO2। अब ध्यान देना, ये जो 2HNO3 इसको बैलेंस कर रहा है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रेट के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। नाइट्रेट कैसे बैलेंस होगा, तो थ्रू नाइट्रिक एसिड बैलेंस होगा, थ्रू नाइट्रिक एसिड ही हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो कितना नाइट्रिक से एक्स्ट्रा ऐड करें, तो यहाँ पे 4 नाइट्रेट है, यहाँ पे 4 नाइट्रेट है, तो क्या होगा, उसको आप 4HNO3 एक्स्ट्रा ऐड करना, 4HNO3 एक्स्ट्रा ऐड करना, तो आपका H यहाँ पे बैलेंस कर लेगा, H आपको बैलेंस कर देगा, ठीक है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन का बैलेंस का। यहाँ पे चूंकि यहाँ पे 4 और 2 6 हाइड्रोजन है, तो इसका क्या करना, आप करना यहाँ पे 3H2 कर दोगे, 3H2O कर दोगे, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। आप देखोगे आपका ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका ऑटोमेटिकली आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका होगा, आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका होगा। आप लेफ्ट में देखोगे तो 18 ऑक्सीजन है, क्या है आपका 18 ऑक्सीजन है, ठीक है। राइट में चेक करो, तो राइट में देखोगे 3 7 और आपका आई थिंक ऑक्सीजन देखो तो ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका होगा। यहाँ पे देखोगे 2 1 चलो, ठीक है। हाँ, तो ध्यान दो भी, चलो इसमें थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक कर चुके हैं, उसको थोड़ा रेक्टिफाई कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, ठीक है। तो 2 नहीं आएगा, तो हम लोग को देखोगे, तो हम लोग को नाइट्रिक एसिड कितना डालना है, तो अगर हम इसको फिर से थोड़ा हम लोग फिर से इसको रेक्टिफाई करें, तो ध्यान देना आपका यहाँ 2HNO3 है, तो 2HNO3 इसको बैलेंस कर दे रहा है। अब नाइट्रेट क्या, नाइट्रेट 2 आपके पास है, तो उसके लिए आप कितना नाइट्रिक एसिड एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, तो 2HNO3 एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। अब देखो हाइड्रोजन कितना हो गया, तो हाइड्रोजन 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे है, तो 4 के लिए क्या होगा, यहाँ पे ऐड करोगे 2H2O। अब देखो आपको ऑक्सीजन बैलेंस हुआ कि नहीं, तो ऑक्सीजन बैलेंस आई थिंक हो चुका है। यहाँ पे लेफ्ट में हो चुका कितना, लेफ्ट में 6 और 6 12 है, राइट में भी क्या होता है देखोगे 4 यहाँ से और 2 यहाँ 6 और यहाँ पे 6, तो 12 ऑक्सीजन हो चुका है। आपका रिएक्शन क्या हो चुका, बैलेंस हो चुका है। तो उसको आप फिर ऐसे दिख देना, कॉपर प्लस 4HN3 गिव्स कॉपर नाइट्रेट ऑल ट्वाइस, ठीक है, प्लस 2NO2 प्लस 2H2O, ठीक है। ये आपका
बैलेंस इक्वेशन हो चुका है इसका। ठीक है।